नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 देख लिए थे, जो कि एनटीपीसी रिसेंटली आपका एग्जाम जो 13 अक्टूबर 2025 को पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। ये ऑफिशियल पेपर भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग। तो इसमें ऑलरेडी कल हम पार्ट 1 में जो आपके आपके लिए जो पार्ट 1 लेके आए थे, उसमें ऑलरेडी 15 प्रश्न बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ देख चुके थे। आज उसके जो 15 प्रश्न आगे वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 में जो 15 प्रश्न आए हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो आप लोग बन जाइए सेशन से। यदि आप लोग सेशन से बन गए हैं तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की ओर, बिना कुछ विलंब किए। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि अब कभी एग्जाम्स आपका जो भी हो, चाहे वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 अभी होना बाकी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, या ईटीसी में कहीं भी हो जहां मैथ से पूछा जाता है मेरे दोस्त, ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। आप लोग को पता होनी चाहिए कि 13 अक्टूबर 2025 जो एनटीपीसी मेंस में, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो मेंस में पूछे गए प्रश्न, वो हम लोग आज डिस्कस पार्ट नंबर 2 के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न में बोला जा रहा है कि 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है, ठीक है। और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह है, एक अलग विद्यार्थी का ग्रुप है जिसमें कि 20 विद्यार्थी है, उसका औसत आपके सामने दिया गया है 80 है। तो आपको ये बताना है कि दोनों विद्यार्थी को यदि हम एक साथ शामिल कर दिया जाए तो दोनों विद्यार्थी द्वारा शामिल करने के बाद समस्त विद्यार्थी का औसत अंक क्या होगा, आपको ये बताना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी संख्या है सिंगल डिजिट में है, आगे जीरो है, तो इसमें कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही आसान होगा। तो हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। यानी कि 30 विद्यार्थी का यदि औसत 70 है मेरे दोस्त, क्या मैं बता सकता हूँ कि 30 विद्यार्थियों का टोटल आयु का योग, उसका अंकों का योग क्या हो जाएगा? 2100 होगा या नहीं होगा? अरे यही तो करते हैं ना, जितने विद्यार्थी हैं, जितने औसत अंक लाए, यदि इसको गुना करते हैं तो टोटल उन 30 विद्यार्थियों का अंकों का योग चले आएगा। यानी कि ये अंकों का योग है 30 विद्यार्थियों का, ठीक है। आगे और विद्यार्थी दूसरे समूह में 20 विद्यार्थी थे, इसका भी औसत 80 था। यदि इसको हम गुना कर दे तो यानी कि 20 विद्यार्थियों का टोटल कितना नंबर आया था, योग उसके पास मेरे साथ पास निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 1600। अब कितना टोटल अंक निकला? टोटल अंक क्या आपके पास आया? 50 विद्यार्थी का पहला ग्रुप में 30, दूसरा ग्रुप में 20, यानी 50 विद्यार्थी का टोटल औसत ग्रुप कितना आया, औसत नंबर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3700 अंक टोटल आया इसको गुरु जी, टोटल 50 लड़के का, ठीक है। तो आपसे औसत पूछा गया, औसत क्या होता है कि टोटल अंकों का योग है। बेटे जितने भी विद्यार्थी हैं भाग दे दीजिए। तो विद्यार्थी कितने? 50 ही तो थे, 50 से ही भाग दीजिएगा, तो जो भी होगा इसका मेरे दोस्त, तो ये औसत अंक निकल जाएगा 50 लड़के का, क्योंकि टोटल लड़के पूछे गए हैं ना। तो 30 लड़के अलग थे ग्रुप में, 20 लड़के अलग थे, 50 से इसको जिससे भी भाग दीजिएगा आप, 7×5 = 35, 520 हो जाएगा, यानी कि 34 से 74 आपका औसत अंक निकल जाएगा। तो 74 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है। यदि इस जगह अंक कोई दूसरा रहता, कोई ऐसा अंक रहता जिसमें कैलकुलेटिव करने में आपको दिक्कत हो, तो उसका एक अलग मेथड से आपको बताते, चाहे तो आप ऑप्शन से भी बता सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे इसको कर सकते थे और किए होंगे आप, उम्मीद है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि 3 घंटियां थी आपके पास, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, ठीक है। आपके पास 3 घंटी घर पे थे। एक जो घंटी बज रहा है 12 मिनट के अंतराल पे, दूसरा 15 मिनट और तीसरे जो है 18 मिनट के अंतराल पे बजती है, ठीक है। यदि ये 10 बजे सवेरे आपके पास एक बार बजा ये घंटी तीनों, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक साथ बजी तो पुनः किस समय ये एक साथ और बजेगी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? यानी कि पहली घंटी 12 मिनट, दूसरी घंटी 15 मिनट, तीसरी घंटी 18 मिनट में बजी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि कितने मिनटों में ये तीनों एक साथ बजेगी, कितने मिनटों के बाद तीनों एक साथ बजेगी। यानी कि इस जगह वो संख्याएं होगी, वो अंक होगी जो तीनों से विभाज्य हो जाए, तभी तो आप बोल सकते हैं कि हाँ तीनों एक साथ इसी समय पे बजा होगा। तो यानी इसका एलसीएम लेना होगा, तीनों से विभाज्य होने वाली यहाँ संख्या, तो एलसीएम ही लेना होगा। तो इसका एलसीएम 180 चलेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने की विधि आप लोग को पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप लोग एलसीएम इजी वे इसको निकाल सकते हैं। तो यानी एलसीएम क्या आ गया? 180 आ गया ना एलसीएम। 180, 180 क्या आया? मिनट, यानी कि 180 मिनट में ये एक साथ बजेगी 180 मिनट के बाद, ठीक है। तो इसको घंटा में परिवर्तित कीजिएगा तो साइड से भाग देना पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं कि 3 घंटे के बाद एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली बार कब बजा था एक साथ? 10 बजे। अब 3 घंटे के बाद बजेगा, यानी कि 13 बजे। 13 बजे आप क्या मानते हैं? यानी कि 1 बजे ये बजेगी, ठीक है। यानी 1 बजे पुनः ये एक साथ बजेगा, क्योंकि 3-3 घंटे के बाद एक साथ बजना शुरू होता है ना। तो पहले 10 बजे बज चुका है, तो अब 3 घंटे के बाद ही तो बचेंगे। तो 10 में 3 जोड़िएगा, 13, 13 टाइम यानी 1 बजे पीएम पे ये बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों एक साथ। समझ गए? कुछ नहीं करना था, जो भी था इसका एलसीएम लेके इसको घंटा में परिवर्तित करके इसमें आपको जोड़ देते। समझ गए? बस यही करना था। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, टोटल 15 प्रश्न आपके होंगे इसमें, टोटल 15 प्रश्न होंगे। पार्ट 1 में भी 15 प्रश्न थे, इसमें भी 15 प्रश्न है। आप लोग को लास्ट में बताना है कि 15 प्रश्न में कितने आपने सही किए, कितने रॉन्ग किए। जो भी डाटा है वो आप देख सकते हैं, या अपने आप में जज भी कर सकते हैं, या आप कमेंट भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अपनी जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं किस लेवल तक है वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट प्रश्न है और आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। व्हाट इज द नंबर 977340 डिविजिबल बाय
यानी कि ये जो संख्याएं दिया गया है ये किससे भाग लग जाएगा पूरी तरह, क्या 24 से भाग लग जाएगा, क्या 34 से लगेगा, क्या 37 से लगेगा, क्या 35 से लगेगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भाग 24 से तो देना नहीं है मेरे दोस्त, कि 24 से यदि कोई भी संख्या विभाज्य होगा तो वो संख्याएं दो, माफ कीजिएगा, वो संख्याएं 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए, वो संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्याएं यदि 24 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है तो वो संख्याएं 3 और 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। और 8 का विभाजकता का नियम मेरे पास ये कहता है कि कोई भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा। क्या लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य है? जी नहीं है, यानी कि ये 24 से विभाज्य नहीं। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार करना है आपको। अब यदि हम 34 को लेते हैं तो 34 दो फैक्टर में बदलिए, यानी कि 2 करते हैं और 17 दूनी 34, यानी कि वो संख्याएं जो 34 से भाग लगने वाली है वो 2 और 17 से भी जाएगी। तो ये संख्याएं 2 से तो जाएगी, 100% है कि ये संख्याएं 2 से तो जाएगी, 17 से क्या ये संख्याएं जाएगी? तो मान लेते हैं ये तीनों अंक यदि 17 से कट जाता है, ये संख्या 17 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, यानी कि ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता। अब बचा 37 और 35। ठीक है, तो 37 के बजाय पहले 35 को देखेंगे, क्योंकि इसको आसान है देखने में, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है तो वो संख्याएं 5 और 7 से भी कटेगा, तो ये संख्याएं साफ साफ प्रतीक हो रहा है कि 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पे एक जीरो। ठीक है, ये संख्याएं 7 से कटेगा कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। 7 से एक बार में चले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सत्या 21, सत्या 21, यदि सचोक 28 करते हैं जगह हो जाएगा ना, सत्या 21 तो 6 होगा, नहीं ये संख्याएं 7 से भी, हाँ ये संख्याएं 7 से तो कट रही है, सत्या का 7, सत्या 21, 6 7 दूनी 14, हाँ ये संख्याएं 7 से कट रही है, यानी कि ये संख्याएं 7 से भी कट रही है, ये संख्याएं 5 से भी कट रही है, तो ये संख्याएं 35 से भी कटेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हमको 3 नंबर ऑप्शन हम निकालने के झंझट ही नहीं करते। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यदि आप नहीं चाहते हैं सेटिस्फाई करिए ये संख्या, तो इसको दो फैक्टर में, ये तो आप जानते हैं कि ये जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और स्वयं से विभाजित करे, तो यानी इसको आप विभाजित करने के लिए 37 से आपको विभाजित करना ही होता, बट हम इसको नहीं किए, क्योंकि इसके बदले में ये हमको विभाजकता का नियम बिल्कुल आसान विधि से ये सवाल को दे सकते। ठीक है, इसी वजह से 37 को पहले मैंने 35 को पकड़ा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन प्रश्न को देखें, एग्जाम हॉल में देखें, तुरंत 24 से भाग करने लग गए इतना में, फिर 34 से भाग करने गुना करने में, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, कुछ कॉमन सेंस यूज करना है मेरे दोस्त, उसके द्वारा आपको उत्तर देना। ठीक है, समझ गए? चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपके जो पार्ट ए में जो हमने लेके आए तो मेरे दोस्त, या आप बोल सकते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 को जो पूछे गए थे, ये दो प्रश्न आपको देखने को मिले थे। एक प्रश्न कल हमने करवा दिए थे ऑलरेडी, उस प्रश्न में ये दो पद पे दोनों संख्याएं समान थी, जो ऑलरेडी कट गया था और सिंपल आपका आंसर आ गया था। इसमें आपका बिल्कुल वैसा नहीं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यदि आप हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, तो 5/2 ये तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 का 7 यानी 12/7 ये ऊपर जाएगा, यानी 7/12 माइनस 3/2। ठीक है, यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा ना। अरे एलसीएम 12 ही तो आएगा, तो 12 यदि एलसीएम आपके पास आया, ठीक है, तो एक कॉमन सेंस देखिए, ऑप्शन छांटने की विधि आप लोग को बता रहे हैं, यदि हर 12 आया मेरे दोस्त, तो ऑप्शन में भी हर 12 होना चाहिए, या तो जो 12 को विभाज्य करे वो होनी चाहिए, जैसे 4, जैसे 3, जैसे 2, जैसे 1, हर तो इसी में से कोई एक होनी चाहिए ना, जो 12 से विभाज्य करे या खुद 12 हो। क्या 19 हर कभी हो सकता है आंसर में? क्या 12 को 19 कभी कर सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या 8 12 को विभाजित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बाकी बात दो ऑप्शन बचा, या तो ये हो सकता है या हो सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से हम कैलकुलेट करके आप लोग को बता सकते थे, बट मेरे दोस्त ऑप्शन छापने की विधि आप लोग को इसी विधि से सीखना होगा। ठीक है, छोटी छोटी सवालों से शुरू करना होगा, तब जाके आप लोग का जो मेन एग्जाम्स है वहां जाके आप फुल्ली वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से यदि करते हैं मेरे भाई, तो 2 से 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस ये 7 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी 100% होगा, यानी कि 37 में से 18 जाएगा, 19 बचेगा, 19/12 इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो सी आपका करेक्ट। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न हर एक एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बोला जा रहा था कि शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपया प्रति केजी है, कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट के बाद इस मिश्रण को इतना रुपया पर की दर से बेच देता है। ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार के पास दही थे, सॉरी घी थे, जो कि 112 रुपया पर किलो, यानी कि 1 किलो का 112 रुपया के दर से बेच रहा था। लेकिन उस दुकानदार, बेईमान दुकानदार ने क्या किया कि वनस्पति तेल जो होता है ना, खाने वाले तेल जो होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं, उसको 56 रुपया पर केजी से मिलने वाले, यानी कि 56 रुपया पर केजी से मिल रहा था, उसको क्या किया, इसमें मिला दिया दोनों को। अब मिला के मिश्रण को 91 रुपया पर केजी के दर से बेचा, तो इसको 30% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि दोनों किस अनुपात में मिश्रित किया था, किस अनुपात में दोनों को मिलाया था, जो जो जाके उसको 30% का लाभ हुआ।
ठीक है, ये साफ साफ देखने मिल रहा है मेरे दोस्त, ये आपका एजुकेशन का सवाल है। ठीक है, तो यदि हम 130% लाभ पे बेचे तो कहीं ना कहीं तेरे बेटे 10 पे बेचे होंगे, तो ये 91 रुपया हुआ यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर। यानी कि यदि हम लाभ पे नहीं बेचते मेरे दोस्त तो इसका मूल्य कितना रुपया होता, 70 रुपया पर पीस होता या नहीं होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एलिगेशन क्या कहता है, तो एलिगेशन कहता है कि जो आपका ओरिजिनल मूल्य था, जो उसमें आप मिलावट किए और जो आपका मिलावट करने के बाद जो निकला मूल्य वो लिखिए यहाँ बीच में। तो यानी एलिगेशन प्रूव करने का एक ही नियम है मेरे मेरे दोस्त, ये बीच वाली जो संख्याएं हैं एक से बड़ी और दूसरे से छोटी होनी चाहिए, या एक से छोटी दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, जिस 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 प्रकार आप आंसर में देख सकते हो कि 112 से 70 छोटी है, वही 56 से 70 बड़ी है। ठीक है, तो एलिगेशन पहचानने का नियम ये है। तो यानी यहाँ पे कर लिया हम कि जानी हमको प्रॉफिट यदि हम नहीं कमाते मेरे दोस्त तो 70 रुपया मिला के मेरा पर केजी निकलता, निकलता या नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको क्रॉस सेक्शन में माइनस करना, घटाव करना, तो घटाव कीजिएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा। अब इसको आप यदि कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 42, यानी कि अनुपात यदि आप करते हैं मेरे दोस्त 1 और 3 के अनुपात में आ जाएगा, यदि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। समझ गए आपको? ठीक है, ठीक है, यानी कि 14 जो रुपया जो निकला था मेरे भाई वो आपका मेन घी था, और 42 जो था ये आपका वो जो डेल्टा मिलाया था बृहस्पति तेल वो आपका वैल्यू था। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाते, थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल आप लोग देखते देखते चलिएगा ऑप्शन से कैसे आप इसको बनाइएगा। तो हम मान लिए ऑप्शन 1 और 3 के अनुपात में मिला है। ठीक है, तो यानी कि 1 और 3 के अनुपात में मिला है, यदि 1 किलो हम घी मिलाए मेरे दोस्त तो 112 रुपया पर किलो के दाम से कितना हो गया, 112 रुपया। और यदि 3 किलो हम ये वनस्पति तेल मिलाए तो 3 किलो का दाम कितना हो गया, 168 रुपया हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी ये टोटल मूल्य क्या हो गया इसका, 280 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, तो यानी 280 रुपया टोटल मूल्य हुआ, इस अनुपात में मिलाइएगा तो इस अनुपात का 1 किलो का मूल्य क्या होगा, तो यानी ये दोनों को ऐड करके भाग देना होगा, 3 1 4, यानी कि 70 रुपया पर केजी। 70 रुपया पर केजी मिलावट के साथ होगा, बिना कुछ हानि लाभ पे बेचे हुए, तो यही तो साफ साफ निकल रहा था 70 रुपया पर केजी। और यदि इसको 30% लाभ पे बेचना चाहते हैं तो तेरह बेटे 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 51 रुपया पर केजी, यहाँ से 100% प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ 51 रुपया पर किलो आ रहा है, कि यदि आप 1 और 3 के अनुपात में उठाते हैं तो आज आप चाहे इसको जिस विधि से बनाए उस विधि से बनना, ये बेचारा सवाल रेडी है। ठीक है, सिर्फ बनाने वाले चाहिए आप किस विधि से इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न 3 से 4 बार हमने करवा दिए गए मेरे दोस्त कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था ना, सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, अंडर ग्रेजुएट में भी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, और ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछे गए थे। ऑलरेडी ये प्रश्न ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपसे ये इस सवाल से आपसे ये निवेदन है कि आप इसको बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, गलत हो या सही, ये नहीं कि हम आंसर दे रहे हैं और मान के चलिए गलत हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। गलत हो रहा है तो अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। ठीक है, गलती कर रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं, गलती नहीं कीजिएगा तो आप कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क पे रहा। क्या प्रश्न का उत्तर आएगा, 20 30 25 40 रुपया क्या आएगा, एक पेन और 2 नोटबुक का, ये आपको बताना। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। कमेंट सेक्शन में जो भी जवाब दीजिएगा उसका अगला जो पार्ट ये इसका लेके आए हैं उसका 100% वहां पे जो भी कमेंट होगा वो आपको बताया जाएगा कि हाँ इस लड़के ने इतना इसका आंसर आपको दिया है और क्या आंसर इसका हकीकत हो सकता है। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो ही आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी सेल के दौरान, मतलब कहीं सेल हो रहा था कहीं बिक्री हो रहा था, 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल को 30% लाभ पर, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर, और जो बचे हुए माल हैं उसको 43% हानि पर बेचा जाता है। तो आपको बताना है समग्र यानी कि समुच्चय माल में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, ये आपको बताना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ समान होगा तभी तो आप उसको बेच रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 100 माल था। ठीक है, आपके पास 100 माल था और इसका कीमत आप 200 रुपया निर्धारित कर दीजिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास 100 माल था, इसका कीमत 200 रुपया था, यानी आप ये सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि एक माल की कीमत 2 रुपये था। ठीक है, ये तो आप बोल सकते हैं, तभी तो 100 माल की कीमत 200 रुपया हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ गए। ठीक, अब बोला जा रहा है कि 50% माल को 45% लाभ पर, तो 50% 100 का माल का 50% कितना हुआ, अरे 50 ही तो हुआ। 100 माल की कीमत 200 रुपया, तो 50 की कीमत कितना, 100 रुपया नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 रुपया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि एक माल की कीमत 2 रुपया, 50 की कीमत 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया में जो हम वस्तु 50 को खरीदे थे उसको 45% लाभ पे हमको बेचना पड़ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 145 रुपया में वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 50% वस्तु को हम बेच रहे हैं 145 रुपया में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यानी 50% तो माल हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। अब मेरे पास शेष कितना माल बचा,
तो शेष 50 माल बचा बचा नहीं। तो शेष माल का 30%, तो शेष माल 50, 50 का 30% क्या हो जाएगा, तो यानी 15, यानी एक माल का 15 रुपया, तो 15 माल का कितना, 15 माल का 30 रुपया। तो 30 रुपया में जो 15 माल खरीदे थे उसको 27% लाभ पे बेच रहे हैं, तो 27%, 30 का 27% क्या हो जाएगा, यानी 8.1। 30 का 27.8.1 ही होगा, प्रॉफिट जा रहा है तो इसमें 8 होगा, तो यानी 38.1 होना चाहिए, लेकिन लगभग में हम 38 पकड़ते हैं। ठीक है। अब शेष माल, शेष माल यानी कि जो आपका 50% पे बिका था वो 100 रुपया का था, ये रुपया में है, याद रखिएगा ये रुपया में है 30 रुपया, लेकिन टोटल तो मेरे पास 200 रुपये का था, तो कमी कितना का आ रहा है, 70 का आ रहा है, तो इसको 43% लॉस पे बेचा जा रहा है। तो 70 को यदि आप 43% लॉस पे बेचिएगा तो कितने में बचने होगी, 70 का 43% क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 30.1 समथिंग आएगा, लगभग आप 30 पकड़ सकते हैं, यदि 30 इसमें माइनस जाएगा तो यानी कि ये 40 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यानी कि जो वस्तु हम जो खरीदे थे जिसको 200 रुपया लगा था, उसमें ये प्रॉफिट और लॉस के अंतराल पे बेचते हुए ये वस्तु क्या निकल के आएगा, मूल्य इसका 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 4 4 8, 8 3 11, 1 12 के 2, हाथ में 1 1 1, यानी इतना वस्तु खरीदे तो आप 200 रुपया में, लेकिन बेच रहे हैं आप 223 रुपया में, कहीं ना कहीं 23 रुपया फायदा किए हैं, और किए हैं आप 200 रुपया पे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से 11.5% एग्जैक्ट आंसर आपको दिया हुआ है, 11.5%। समझ गए आप लोग, तो यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, तो ये हमने यूं ही लिखने के लिए दे दिया मेरे दोस्त, इस पे ज्यादा आपको गंभीरता से नहीं लेना, ये समझाने के लिए हमने साइड में लिख लिए गए हैं। ठीक है, समझ गए। हालांकि हम 100 वस्तु का, जैसे मान लीजिए 100 माल का, तो हम 100 रुपया भी मान सकते थे, लेकिन आप 100 रुपया यदि मानते हैं मेरे दोस्त, तो आपको कैलकुलेशन में काफी लंबा तक गुजरना होगा, फिर आपको टाइम खपत ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम 100 वस्तु को 200 रुपया मूल्य माने, या एक माल का 2 रुपया माने, क्योंकि कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से सवाल कर सकते हैं, तो उसका जो भी निराकरण होगा आपकी वीडियो में 100% लेकर आऊंगा। ठीक, समझ रहे हैं। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू। ठीक है, एक टैक्सी स्टैंड थे, ये आप बोल सकते हैं स्टैंड थे, 12 मिनट के अंतराल में 2 टैक्सी, एक गया और ठीक उसके 12 मिनट बाद दूसरा टैक्सी गया, यहाँ से स्पीड कितना था, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा। ठीक है, अब दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है, एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पे था, इधर से एक व्यक्ति इधर से एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं दूरी होगा आपका। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि दोनों ट्रेन को 10 मिनट के अंतराल में गुजरता है, यानी कि ये ट्रेन कहीं ना कहीं एक जगह इस जगह तो आएगी, ये भी इस जगह आएगी, यानी कि इस जगह भी 12 मिनट के अंतराल होगा, यानी कि इस जगह जो अंतराल होगा, मेरे दोस्त नहीं समझ रहे हैं, ध्यान से पूर्वक सुनिएगा कि एक टैक्सी से यहाँ से 2 टैक्सी निकलना चालू हुआ 12 मिनट के अंतराल में, यानी कि और एक व्यक्ति इधर से गुजरना चालू हुआ, और ये व्यक्ति दोनों ट्रेन को 10 मिनट के अंतराल में छोड़ता है, यानी कि ये दोनों का दूरी 10 मिनट के अंतराल में ये क्रॉस करता है एक व्यक्ति। ठीक है, और इस ये दोनों का अंतर 12 मिनट, यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों जो रेलगाड़ी यहाँ से चली, ये दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर है, ये आपको बताना है। तो चाल कितने किलोमीटर से चला था, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 मिनट में कितना दूरी करेगा, अरे भाई 12 मिनट यानी 12 मिनट डिस्टेंस से चल रहा था, तो 12 मिनट के बाद जो चला यानी इतना मीटर, इतना दूरी डिस्टेंस रख के चला होगा, यानी 12/60, इसको बोल सकते हैं 1/5, यानी 57, 1/5 यानी 11.4 किलोमीटर। यानी आप बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रेनों के बीच 11.4 किलोमीटर यहाँ भी होगा, 11 किलोमीटर 4 यहाँ भी होगा, 11.4 किलोमीटर यहाँ भी होगा, और यहाँ भी 11.4 किलोमीटर का अंतर होगा, और यही किलोमीटर दूरी को पार करने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा नहीं लग रहा, साफ साफ बोला जा रहा है कि दोनों ट्रेनों को गुजरने में 10 मिनट का अंतराल लग रहा है इसको, यानी कि इस दूरी से इस दूरी जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। तो आपको बचाना है चाल क्या, चाल आप जानते हैं ना क्या होता है, चाल मतलब कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितना है 11.4, समय कितना लगा 10 सेकंड, 10 मिनट, यानी घंटा में परिवर्तित कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, 60 आपका ऊपर चले जाएगा, ये जीरो नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो इसको यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 चौके 24, 2 6 दूनी 8 और 6 5 6, यानी 68.4 किलोमीटर टोटल चाल मेरा निकल के आया, 68.4। और आप जानते हैं मेरे दोस्त कि 68.4 किलोमीटर ये चाल कहाँ से निकल के आया, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि यदि 2 ट्रेनें, यदि एक आदमी या एक ट्रेनें, यदि मान के चलिए ये ट्रेनें जा रही है, इधर आदमी आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से यदि आए, विपरीत डायरेक्शन से आए, तो दोनों का चाल जुटता है, ये बात आप समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी ये ट्रेन जो इधर से जा रहा था, एक व्यक्ति से इधर से जा रहा था, दोनों का चाल जुटा होगा इस जगह, तो जुट के आपका 68.4 आया होगा।
तो यदि इसमें ट्रेन का चाल माइनस करेंगे तो आदमी का चाल चले आएगा। तो ट्रेन का चाल कितना था, 57 किलोमीटर पर घंटा। यदि माइनस इसको कीजिएगा मेरे दोस्त तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का चाल आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये व्यक्ति का चाल निकल गया 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक दो बार करके आप समझ में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने यही किया कि यहाँ जो इसका दूरी था यहाँ भी दूरी, कॉमन सेंस की बात है मेरे दोस्त। जो दो डिस्टेंस की दूरी यहाँ भी था, क्योंकि दोनों का चाल समान था। चाल अलग रहता तो हम समझ सकते थे कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चाल समान है यानी कि इस जगह दूरी भी समान होगा। और यही दूरी को क्रॉस करने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ से हमको टोटल दूरी निकल जाएगा ट्रेन और आदमी का कुल दूरी। ठीक है, क्यों निकलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेन या आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो उसका चाल जुटेगा। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा। समझ गए? तो इसी बेसिस पे यहाँ आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं और यदि इसी तरह आप लोग सॉल्व लेना चाहते हैं या हल आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले जो भी आगामी एग्जाम्स हो उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको जुड़ना होगा। तो मैथमेटिक्स से आप लोग जुड़ जाइए, डेली ही आपको इस तरह के प्रश्न करने का अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्याएं दूसरी संख्याएं की दोगुनी और दूसरी संख्याएं तीसरी संख्याएं की दुगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्याएं क्या होगी आपको बताना। तो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं को हम लिख लेते हैं। ए बी सी मान लिए वो तीनों हैं। ठीक है, ए बी सी है। तो ए का वैल्यू क्या है, दो का वैल्यू क्या है, ती का वैल्यू क्या है, पता नहीं। लेकिन हम इतना बात जानते हैं कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी होगा। ठीक है, तो यदि इसी प्रकार प्रश्न कभी भी एग्जाम्स में आ जाए मेरे दोस्त, तो हमेशा ये चीज आप लोग ख्याल करके रखिएगा कि उल्टी दिशा में इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। उल्टी दिशा में कैसे? जैसे कि तीसरी संख्याएं की दुगुनी कौन है, दूसरी संख्याएं, यानी कि दूसरी संख्याएं जो है ना तीसरी से दुगुनी, यानी कि दूसरी संख्याएं तीसरी से दुगुनी है। यानी कि यदि ये संख्याएं x है मेरे दोस्त तो ये संख्याएं 2x होगा। और यही बात बोला जा रहा है कि पहली संख्याएं दूसरी संख्याएं के दुगुनी तो हमेशा ये 4x होगा। तो हमेशा उल्टा सॉल्व करना। इस तरह यदि प्रश्न आए तो हमेशा आप सोचिए कि विपरीत से, यानी कि सी से हमको लेकर जाना, तो हमेशा आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और दो अनुपात निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको अनुपात निकालना पड़ता है बी और सी, यानी ये दुगुना है ये भी दुगुना है, तो फिर इसका बी भी अंतर कीजिए, फिर यहाँ से आपका 4:2:1 का अनुपात आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ 4:2:1 का अनुपात इजी वे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका औसत औसत 49 दिया गया है। अरे औसत 49 ही दिया गया है ना, तीनों का औसत। औसत क्या होता है, यानी कि कुल संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं उससे भाग। तो कुल संख्याएं क्या है, 4 और 2 6, यानी कि 7x। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, यानी 3 से भाग, यही तो 49 के बराबर होगा। साफ साफ बोला जा रहा है कि इसका औसत 49 है, तो इसलिए 7x/3 49 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 7×7 = 49, यानी कि x का वैल्यू। और जब x का वैल्यू 21 चले आया मेरे दोस्त, तो आप यहाँ से जिसका वैल्यू आप निकालना चाहे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्याएं बोला गया है, तो इसमें से बड़ी संख्याएं 4x नजर आ रही है, तो 4 लिखिए, x के जगह पर 21 पुट कर दीजिए। यहाँ से इकाई डिजिट पे 4 आएगा, इकाई डिजिट पे 4 आएगा, या तो आप कैलकुलेटिव यूज करके निकालिए या कॉमन सेंस से आप उत्तर दे सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो विधि समझ गए कैसे इस प्रकार को सॉल्व करना है प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न भी एक विधि से आप लोग समझ जाइए, बिल्कुल इसमें भी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं लगेगा। ठीक है, क्या बोले जा रहा है कि दो कर्मचारियों का वेतन का अनुपात 3x 4x था। ठीक है, 3x और 4x दोनों का वेतन का अनुपात है, ये वेतन का अनुपात। समझ गए? पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताओ। तो अब बताइए, यदि हम 3% का 10% निकाले, फिर इसमें वृद्धि करें, और फिर 4 का हम 20% निकाल के फिर वृद्धि करें हम, तो कहीं ना कहीं ये दशमलव में जाएगा। दशमलव में जाएगा तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन में ना पढ़ते हुए सिर्फ आप ये मानिए कि एक जो भी कर्मचारी होगा उसका जो वेतन होगा, उसका वेतन का रेशियो का जो भी होगा वो 100 मान लीजिए। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमेशा आप 100 मान लीजिएगा। तो 100 मानने के बाद यहाँ साफ पता चल रहा है कि इसका वेतन आपका 300 रुपया हो जाएगा, और वहीं दूसरे कर्मचारी का वेतन आपका 400 रुपया हो जाएगा। अब 300 और 400 का 10% और 20% निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें पहली वेतन में, यानी कि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% वृद्धि, यानी 300 का 10% कितना, 30, यानी 30 की वृद्धि 300 में, तो क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% वृद्धि, 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5, 400 का 1/5, यानी 80, 400 में 80 जुटेगा तो 480 निकल जाएगा। बस इसी का तो अनुपात आपसे पूछा गया है ना मेरे दोस्त। अरे इसी का ना बढ़ने के बाद ही अनुपात पूछा गया है ना, तो यहाँ से अनुपात आप नहीं निकाल सकते हैं क्या, 11:100 है। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम यहाँ 3 और 4 को एक्स को हम इसीलिए माने क्योंकि कैलकुलेशन में आपको बहुत ही कम समय देना है। ठीक है, और यदि हम 3 का मानते फिर 3 का 10% निकालते कितना निकलता है, 0.3, फिर इसमें ऐड करते 3.03, फिर इसमें ये करते, क्यों इतना कैलकुलेशन करना, क्यों ना उस ऐसी संख्याओं को हम इसके बराबर कर दे कि जो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल आसान। समझ गए? तो ये सब चीज़ से कैलकुलेशन से हमेशा बच के रहना है आपको, तभी आप कहीं भी अपना रिजल्ट या
कहीं भी उत्तीर्ण आप हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न बोला जाए, ये भी प्रश्न एनटीपीसी जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो करवाए थे ग्रेजुएट लेवल का, ये प्रश्न बार बार कराया था, आप लोग को बोले थे कि हो सकता है ये प्रश्न मेंस में देखने को मिले, और ये मेंस में प्रश्न आया। समझ गए आप लोग? तो जो प्रश्न को रिपीटेड कर दे मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपका आएगा, तो 100% वो आएगा प्रश्न मेरे द्वारा। समझ गए? तो ये प्रश्न ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर एक बार इसको बता देते हैं। बिल्कुल इसको आसान विधि से आप लोग कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि x जो है y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि x जो है व्युत्क्रमानुपाती है कितना का, y³ - 1। हमेशा याद रखिएगा, ये ऊपर पे पावर नहीं है, ये नीचे पे 1। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। ठीक है, तो y 4 होने पर x 6 हो जाता है, यानी कि y को यदि 4 रखे तो x 6, यानी x 6 का मतलब है कि y को 4 रखना पड़ेगा। 4 यहाँ रखिएगा, 4 का क्यूब 64 में, एक जाएगा 63। समझ गए? और हमेशा आप जानते हैं मेरे दोस्त कि व्युत्क्रमानुपाती, ये चिन्ह आपको हटाने के लिए हमेशा एक नियतांक आपको अपना अप्लाई करना होगा, तब ये आपका बराबर आ जाएगा k बटे 63। ठीक है, ये बराबर चिन्ह लाने के लिए एक नियतांक हमेशा आता है मेरे दोस्त। यहाँ नियतांक का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास 600 378 आ गया ना, आ गया नियतांक का वैल्यू। अरे आ गया, कितने आ गया 300, कितना आ गया नियतांक का वैल्यू 378। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि x 6 बराबर है, तो अब बोला जा रहा है कि y का वैल्यू यदि हम 8 रखें तो x का वैल्यू क्या होगा, आपको ये बताना। तो x का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ नियतांक इसको हम बराबर यहाँ लाने के लिए तो ऊपर में k का वैल्यू लिखना होगा। k का वैल्यू कितना है 378 और 8, अरे y³ - 1 ही तो कीजिएगा, तो y का वैल्यू 8 है, तो 8 का क्यूब कितना 512, 512 में एक जाएगा, यानी 511। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया आप लोग के सामने 378 बटे 511। यदि ये उत्तर में नहीं हो तो हो सकता है ये कोई अंक से कटे। कितने बार में कटेगा देख लेते हैं। तो इसको यदि 7 बार में करें तो 7 × 35 और 7 × 28 54, यानी कि 54 एक ही उत्तर में आ रहा है। तो इससे आप जा सकते हैं, और नीचे वाले को भी भाग अवश्य दे दीजिएगा, 7×4 = 27, यानी 54 बटे 43 डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए? तो ये प्रश्न पूछेंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आएंगे, 100% आप लिख लीजिए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, 12वां नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न थोड़ा कॉमन साइंस वाला है, यदि आप इसमें थोड़ा इसका यदि आप समझ के कोई भी सवाल को बनाते हैं तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगा। यही ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी योग्य है, जो स्टूडेंट समझते हैं इसको आप बिल्कुल भी इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए एक दीवार बनाना है आपको, जिसका साइज दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो ईंटें लग रही है ना, ईंटों की जो साइज है 72 सेंटीमीटर, यानी कि एक दीवार बनाना है मेरे दोस्त। साफ साफ बोला गया है कि एक दीवार बनाना गया है, इसका लंबाई दिया गया है, इसका ऊंचाई दिया गया है और इसका मोटाई दिया गया है कितनी। ठीक है, और एक ईंट है, ईंट का भी साइज दिया गया है, बहुत ही छोटा ईंट है, ईंट का साइज भी दिया गया है 72 50 25। ठीक है, ये ईंट का साइज दिया गया है। तो आपको बताना है कि ईंटों की संख्या क्या होगी। ये छोटा छोटा ईंट यदि दीवार में हम लगाए तो ईंटों की संख्या क्या होगी बरसते। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इस ईंटों के बीच में जो ईंट को जोड़ने के लिए जो रेत और सीमेंट जो डाले गए हैं ना, वो टोटल दीवार का जितना भी दीवार का आपका आयतन है, जितना भी दीवार का आपका एरिया, मतलब जो भी इसका आयतन है, जो भी इसका वॉल्यूम है, उसका 40% स्थान घेरता है। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए सर। तो हम क्यों ना पहले दीवार का आयतन देख लेते हैं। तो दीवार का आयतन क्या होगा, तो दीवार का आयतन हो जाएगा 81 मीटर, यानी कि दीवार का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कीजिएगा, यही तो आयतन का निर्माण करेगा, यानी 81 × 29 × 8/10। क्या ये आयतन आ जाएगा? अरे क्या ये आयतन आ जाएगा ना? ठीक है, आ जाएगा। बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि दीवार के टोटल आयतन में 40% आपका जो है ना, वो मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। क्या? रेत और सीमेंट। यदि 40% स्थान ये रेत और सीमेंट घेरता है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि इसका 60% जो होगा प्योर मटेरियल होगा, इसमें सिर्फ ईंटें होगी। अरे क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, यदि आप इसको ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आयतन लिखें। अब इसमें आपको देखना है कि यदि हम इसमें रेत और सीमेंट नहीं देते, एक सपोज डेट के लिए यदि रेत और सीमेंट देके हम इसको नहीं करते तो इसमें ईंटों की संख्या क्या लगता है, आपको ये बताना था। तो ईंटों की संख्या क्या था 72 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि दीवार आपका मीटर में जा रहा है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 72/100 से भाग देना होगा। फिर 50 मीटर में 50/100 का वैल्यू हाफ, और वही 25/100 का वैल्यू यानी कि 1/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 100%। और यहाँ जो भी आएगा गुना 10 आएगा। ठीक है, तो यानी कि दीवार के आयतन में यदि ईंट के आयतन को भाग दिए तो आपकी ईंटों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे ईंटों की संख्या आ जाएगी कि ईंटों की संख्या क्या होगी बिना रेत बिना सीमेंट डाले। तो ये 4 दूनी 8, 8 ऊपर चले जाएगा तो आप इसको ऊपर कर देते हैं। समझ गए? ये दोनों ऊपर जाएगा तो ये से एक कट जाएगा, फिर 10 ऊपर, यानी ये 80 हो जाएगा।
फिर ये 8 9 72, 9 9 81 हो जाएगा। तो यानी इसको गुना कीजिएगा तो 9 9 81 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 26 हो जाएगा, फिर इसको 80 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से कहने का मतलब साफ साफ है मेरे दोस्त, 8 का 8, 8 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि इतना जो आपकी ईंटों की संख्या होगी, ठीक है, इतना ईंटों की संख्या निकल के आई, बरसते यही शर्त पे कि उसमें रेत और सीमेंट हम नहीं डालेंगे। तो यदि ये दीवार में हम बिना रेत और सीमेंट डाले यदि हम ईंट यहाँ से लगाना शुरू करें मेरे दोस्त, इतना आयतन में, जो आयतन यहाँ दिया गया है, तो उसमें टोटल ईंट कितना फिट हो जाएंगे, तो 20,880 ईंट इसमें आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी हमेशा आ जाएंगे। लेकिन इसमें 40% रेत और ये भी है ना, 40% रेत और सीमेंट भी है टोटल आयतन में। तो यानी इसका 60% जो निकालेंगे, तो 60% वही मेरा ईंटों की संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, 0 से 0 0 चला जाएगा, तो 48 देख सकते हैं आप, इकाई अंक पे 8 आएगा। इकाई अंक पे 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गुना भी करना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो बरसते कुछ नहीं करना था आपको, दीवार का आयतन निकालना था, फिर ईंटों का आयतन जैसे उसमें भाग देते तो कुल ईंटों की संख्या आ जाता है, जिस प्रकार हम यहाँ लाए। और कुल ईंटों की संख्या का 60% यदि आप निकाल लेते तो वो 100% ईंट आते, जो कि रेत और सीमेंट 40% जगह घेरता था। ठीक है, उसको छुड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ईंटों की संख्या 125 28, रेत और बालू जो ही दिए, तो ये ईंटों की संख्या 12,528 आ गया। क्यों आया कम? क्योंकि ये 40% तो जगह भी घेर रहा है ना, रेत और सीमेंट, इसी वजह से कम आया। यदि रेत, और साफ साफ बोलता है कि यदि हम रेत और सीमेंट इसमें नहीं देते तो 20,880 ईंटें लगता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात यानी बी डब्ल्यू, बी एक्स, बी वाई, बी जेड इतना है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होनी चाहिए कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या हो जाता है। चारों कोनों का योग क्या आता है? एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो चारों कोनों का तो अनुपात दिया हो सकता है ये कोण 2x हो, ये 3x हो, तो ये भी 3x हो, ये 4x हो। तो चारों कोनों का योग 380 है। रेशियो में योग कितना है? तो 4 3 7, 3 10, 2 12x। यानी कि टोटल कोनों का योग यदि रेशियो में देखें तो 12x होता है, लेकिन हकीकत इसका जो एंगल योग हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 12 3 36, यानी x का वैल्यू जो यहाँ से 30 निकल गया, तो क्या पूछा जा रहा है? x का मान क्या होगा? तो x इसमें कौन है? x तो यही तो बी एक्स है, यानी दूसरा नंबर वाला, तो 30 या 90। x का वैल्यू इतना, तो 3x का वैल्यू कितना? ऑलरेडी 90। आप इजी आंसर दे सकते थे, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है, तो उस मूल्य में नए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या होगा आपको बताना। ठीक है, तो ये आप ए बी फॉर्मूला पे भी यूज ले सकते हैं। आपको ए क्या होता है? ए प्लस बी या माइनस बी, इसको ए प्लस बी या ए बी को गुना करना है, हमेशा 100 से भाग दें। चाहे तो आप इस मेथड से, इस फार्मूला से भी, इस फार्मूला को यूज करके भी निकाल सकते थे। चाहे तो आप 100 मान के भी निकाल सकते थे। कैसे? कि कोई भी वस्तु का आप मान लीजिए कि मूल्य 100 रुपया था, इसमें 15% की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होकर क्या हुआ होगा? 115%। अब फिर बोल रहा है इसमें 8% का लॉस हो गया, 8% का घटा जा रहा है, यानी 100% में 8% का जा रहा है, यानी इतना 92%। तो 115 का 92% जो भी निकालिएगा, यही आपका जो आएगा, 100 में यदि आप माइनस कीजिएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ से? यानी कि 115 का 92% निकाल के 100 में माइनस करना है, तो वो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा ये निकल के चले आएगा। यदि फार्मूला बेसिस पे आपको बनाना है, तो फार्मूला बेसिस पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 15% वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है प्लस में देंगे, कमी हो रहा है तो माइनस देंगे। प्लस माइनस माइनस यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, ऊपर गुना करना है ए बी का, नीचे 100 से भाग देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 15 में 8 जाएगा 7, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, 15 8 120, 120 में 100 से भाग दिएगा तो 1.2 आ जाएगा। यानी कि जो भी उत्तर आएगा दशमलव के बाद 8 होगा। जो भी उत्तर आएगा दशमलव के बाद 8 होगा। एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? तो आपके ऊपर निर्भर पड़ता है कि आप इस प्रश्न को किस विधि से बनाना चाहते हैं। ठीक है, यदि समझ के बनाना चाहते हैं कैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल आप इजी वे समझ सकते हैं, 100 रुपया मार्क। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात 3x है। दो वस्तु है आपके पास, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ठीक है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, इसका जो अनुपात है ना मूल्यों का, 3x और 7। ठीक है, किसी व्यक्ति ने वस्तु एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया, यानी कि ये वस्तु को जो बेचा इसको 14% का लाभ हुआ, और वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई। यदि ये वस्तु को बेचे तो 11% की हानि हुई, तो संपूर्ण लेन देन में इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार सवाल हो गया जहां हम आपको बोले थे, यदि इस प्रकार का, इसका मूल्यों का अनुपात निकालना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम 3 का 14% प्रॉफिट में ले जाएं और 7 को 11% लॉस में ले जाएं, तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सिंपल आप यहाँ की कीजिए, एक्स का वैल्यू 100 मान लीजिए। ठीक है,
तो यदि एक्स का वैल्यू यहाँ से 100% मानते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ आप हानि या लाभ पूछा जा रहा है, यहाँ आपका वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जा रहा है। वस्तु का मूल्य यदि पूछता तो 100% यहाँ रखने का कोई आपका फायदा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि लाभ पूछा जा रहा है तो ये एक्स का वैल्यू कुछ हो तो लाभ आपका वही आए। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यदि 100 देंगे तो एक्स का वैल्यू 100 मानेंगे मेरे दोस्त, तो बड़ी एक्स और बड़ी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 और 700, यानी कि एक्स का क्रय मूल्य 300 हो जाएगा और वाई का क्रय मूल्य 700 रुपया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यदि एक्स को 14% प्रॉफिट पे बेचे, 300 का 14% क्या हो जाएगा, 42, यानी कि 300 को 342 रुपया में बेचिएगा 300 को वस्तु को, तभी तो आपका 14% प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसी प्रकार की 700 रुपया जो वस्तु क्रय मूल्य था वाई का, इसको 11% हानि पर बेचना है, तो 11% इसको हानि पर आप बेचिए, तो यानी 700 का 11% 77, यानी कि 700 वस्तुओं में आपका 77% लॉस जा रहा है, 77 रुपया लॉस जा रहा है। तो 77 रुपया लॉस जाएगा तो क्या बचेगा, 623 रुपया। अरे बचेगा या नहीं बचेगा मेरे दोस्त, 700 रुपया आप वस्तु को खरीदे, 11% इसमें लॉस ही जा रहा है, तो 623 रुपया ही तो मूल्य आएगा इसका। आएगा या नहीं आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, 100% आएगा। तो आपसे बोला गया है कि पूरे लेन देन में वस्तु कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ है आपको बताना, पूरे लेन देन। तो पूरे लेन देन में वस्तु का ऑलरेडी पहले मूल्य क्या सेटअप किए हुए थे हम लोग, 1000। तो 1000 था ना, 300 रुपया पहले का, 700 रुपया पहले का माने थे, यानी 1000 रुपया। और नया मूल्य बढ़ और घट के कितना मूल्य आया, यानी ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 दो 5 और 4 दो 6 और 6 दूनी 9, यानी 965 रुपया। मतलब कि क्रय मूल्य तो मेरा दोनों वस्तु का था 1000 रुपया, और ये 14% लाभ और 11% हानि पे यदि वस्तु को बेचे तो 965 रुपया मूल्य दोनों को निकल के आया, यानी कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 35 रुपया का लॉस लगा है। लॉस लगा किस पे है, 1000 पे लॉस लगा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से यहाँ चला जाएगा, तो लॉस जो परसेंटेज में निकलेगा मेरे दोस्त 3.5% निकलेगा। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हानि जो होगा 3.5%, समझ गए। ठीक है, तो हमेशा इस जगह आप प्रयास कीजिएगा कि जो क्रय मूल्य होगा इसको आप एक अच्छी खासी नंबर में, जिसमें कि कैलकुलेशन करने में आसान हो, चाहे तो वो आप 100, यदि इस जगह 100 हो जाता तो और बेटर होता, बट 100 हुआ नहीं तो 300 700 भी करते तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान विधि से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा आप लोग को हल लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पार्ट ए वाला माफ कीजिएगा, पार्ट ए वाले का हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे मेरे दोस्त, लेकिन इसका जो पार्ट बी का जो है, पार्ट बी का या पार्ट 2 का आप बोल लीजिए, इसका जो भी है पीडीएफ हम ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहां क्लिक करके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाना है। और ए टू जेड जो भी अपडेट्स होता है, सिर्फ पीडीएफ क्लास का नहीं, जो भी चीज चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स हो या कोई सरकारी योजनाएं का अपडेट्स हो, ए टू जेड आपको टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है, तो सेशन कैसा पसंद आया, यदि सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और न्यू दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये 13 अक्टूबर 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 यानी मेंस में पूछे गए प्रश्न है। तो अधिकतर संभावना है कि सीबीटी 2 में जो आपका अंडर ग्रेजुएट का जो होने वाला एग्जाम था उसमें 100% इस पे सवाल आएंगे। ठीक है, तो आप लोग चूक बिल्कुल ना करें, ये आप जो सेशन है ये आप अटेम्प्ट करें, जितना भी होगा, जितने भी शिफ्टों में सीबीटी 2 हुआ है, ए टू जेड प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो टोटल प्रश्न को करने के लिए तो सबसे पहले आपको जुड़ना होगा मेरे साथ, तो जुड़ के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।